नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक है हमारा कक्षा 10 इतिहास का मानचित्र अभ्यास। आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में मानचित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें 5 नंबर का इतिहास से पूछा जाता है और 5 नंबर का भूगोल से। तो आज हम इतिहास वाले पोर्शन का अभ्यास करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसको हम देखेंगे। और जो हमारे प्रश्न हैं ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के सिलेबस के अनुसार हैं, सिलेबस तय किया हुआ है और उसी के अनुरूप जो सिलेबस में है उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं, उनका मानचित्र में अभ्यास करने वाले हैं कि उन जिस स्थान से संबंधित पूछे गए हैं उनको हम मानचित्र में लगाएंगे कि मानचित्र में वो स्थान किस जगह पर है। तो किस प्रकार का प्रश्न आता है? प्रश्न मिलेगा कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को नाम सहित दर्शाइए। ये लिखा होगा और उसके नीचे वह स्थान होंगे, वो प्रश्न होंगे जिनको कि हमें हल करना है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं जो सिलेबस के अनुसार हैं। तो पहला प्रश्न आता है वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके बारे में अब देखिए 2 बातें हैं, इसमें इसका नाम भी लिखना है तो आधा नंबर इसके नाम लिखने के लिए मिलेगा और आधा नंबर हमें मानचित्र में संबंधित स्थान को अंकित करने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा 1 नंबर पूर्ण होगा। इसके लिए हमें उस स्थान का नाम भी पता हो और उसकी मानचित्र में स्थिति भी पता हो। इस प्रकार यहाँ मानचित्र में हम स्थिति अंकित करके आधा नंबर और इसका नाम लिखकर, संबंधित स्थान का नाम लिखकर हम आधा नंबर प्राप्त करके इस प्रकार दोनों के योग से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा स्थान है और इसके महत्व को भी जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जैसा कि लिखा हुआ है वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान है कलकत्ता। कलकत्ता नामक स्थान पर सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसका महत्व क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं वह स्थान कलकत्ता है। कलकत्ता, उस समय इसको कलकत्ता कहा जाता था, आज इसका नाम परिवर्तित हो गया है और आज इसका नाम है कोलकाता। तो देखिए जो 1920 में सितंबर में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसका महत्व ये है कि इसी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि वो पास नहीं हो पाया लेकिन यहाँ प्रस्तुत किया गया था। केवल इसी महत्व के कारण से ये हमारी परीक्षा में आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमें ये पता लग गया कि ये कलकत्ता है तब दूसरी बात आती है कि कलकत्ता मानचित्र में हमें अंकित भी करना है तो कलकत्ता है कहाँ। तो मानचित्र में हम देखते हैं कि कलकत्ता की स्थिति ये होगी, यहाँ पर इस बिंदु के द्वारा हम कलकत्ता को अंकित करेंगे और यहाँ हम इसका नाम भी लिख देते हैं कलकत्ता। तो मानचित्र में इसी प्रकार आपको अपने दिए गए मानचित्र में बोर्ड परीक्षा में अंकित करना है और इसका नाम भी लिखना है। इस प्रकार आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 के कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछा गया है तो वह स्थान है चेन्नई। उस समय इसका नाम मद्रास था तो हम मद्रास लिखेंगे और ब्रैकेट में इसका नाम लिख देंगे चेन्नई, क्योंकि इसका नाम आज वर्तमान में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार ये मद्रास है, आप मद्रास लिखेंगे और ब्रैकेट में चेन्नई भी लिख देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। अब इतना जब हमें जानकारी हो गई कि 1927 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि आज चेन्नई है, तब इसकी देखते हैं कि मानचित्र में स्थिति कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। तो चलते हैं यहाँ आज का चेन्नई देखते हैं तो ये स्थान है, यहाँ पर चेन्नई स्थित है। इसी को पहले मद्रास कहा जाता था तो हम लिख देते हैं यहाँ मद्रास। मद्रास अर्थात चेन्नई, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसकी स्थिति को हम देखें कि ये चेन्नई है, मद्रास है, तो यहाँ इसको अंकित कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ इसका नाम लिखेंगे अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में। इस प्रकार इसका भी 1 नंबर पूर्ण हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका महत्व क्या है। इसका महत्व है 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का कि इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसलिए इसका महत्व है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कई बार बहुविकल्पीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो
इसके महत्व के बाद अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है जो कि मानचित्र में आता है। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ अगले अधिवेशन के बारे में पूछा है जो साल 1929 में हुआ था। इसका भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये किस स्थान पर हुआ था। और इसकी बात करते हैं तो वह स्थान था लाहौर। ये लाहौर नामक शहर में हुआ था, नगर में हुआ था, जो कि आज भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है, क्योंकि बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भारत से बाहर है। अब मानचित्र में हम देखें कि ये कहाँ है, तो निश्चित बात है कि भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर है। और जब लाहौर की स्थिति को हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये वह स्थान है जहाँ लाहौर स्थित है, लाहौर। तो यहाँ मानचित्र में आपको अंकित कर देना है और यहाँ मैं लिख देता हूँ लाहौर। तो इस तरह आप लाहौर को यहाँ लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व जिस कारण से ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें से दूसरा तरह का भी प्रश्न बनता है अति लघुत्तरीय या विकल्प के रूप में। तो हम देखते हैं कि 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन का महत्व क्या था। और जब इसके महत्व की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस 1929 के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था, और वो प्रस्ताव था भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाने का। तो यहाँ से पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव के बाद भारत की आज़ादी प्राप्त होने तक प्रति वर्ष भारत को स्वाधीनता दिवस या स्वराज्य दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई। और उसी परिपाटी को निभाते हुए हमारी आज़ादी तक वो दिवस इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के कारण से महत्वपूर्ण बना रहा। अगला जो प्रश्न आता है वह है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए यहाँ एक अधिवेशन 1920 में सितंबर में हो चुका है और दूसरा अधिवेशन यहाँ दिसंबर की बात है। ये विशेष सत्र बुलाया गया था और एक साल में 2 सत्र हुए। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ये अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था। तो उस नगर की जब बात करते हैं तो ये अधिवेशन नागपुर नामक शहर में आयोजित हुआ था। नागपुर वर्तमान में ये महाराष्ट्र में है। और अब नागपुर की स्थिति मानचित्र में देखें तो हमें दिखता है कि नागपुर कहाँ है। नागपुर हम देखते हैं महाराष्ट्र में इस स्थान पर है, ये नागपुर की स्थिति है। तो आप इसको मानचित्र में नागपुर के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ मानचित्र में अंकित करके और इस प्रकार इसका उत्तर लिखकर, नाम लिखकर आप पूरा 1 अंक पा सकते हैं। अब देखते हैं इसका महत्व। जैसा हमने बताया कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला था, उसका प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पारित नहीं हो पाया, अंतिम रूप से पारित नहीं हुआ। वहाँ कांग्रेस के नेताओं के बीच में कुछ मत विभिन्नता थी, इसीलिए उसको पारित कराने के लिए दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो कि नागपुर शहर में हुआ था, यहाँ उस प्रस्ताव को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। और यहाँ से पारित होने के बाद ही भारत में फिर असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति औपचारिक रूप से, वैधानिक रूप से कांग्रेस के द्वारा दे दी गई। तो इसलिए इसका महत्व है। इसके महत्व के संदर्भ में जो चर्चा की उसमें से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो संभव है कि बहुविकल्पीय या अति लघुत्तरीय के रूप में इसका महत्व आ जाए और आप यहाँ से उसका उत्तर दे पाएँ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार इनमें से इनसे संबंधित अलग तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो उससे संबंधित एक प्रश्न है यहाँ, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ वह स्थान था लाहौर, जो कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जहाँ हुआ। तो इसी से संबंधित ये दूसरा सवाल पूछ लिया गया है और इसको हम देखते हैं। ये वह स्थान का नाम पूछा है और वो स्थान हमने चर्चा कर ली कि वो स्थान है लाहौर। मैं लिख देता हूँ, वह स्थान लाहौर है, यानी लाहौर नामक स्थान पर, जो कि अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद ये स्थान पाकिस्तान में चला गया। इसका महत्व ये है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। इस रूप में भी मानचित्र में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए वह स्थान लाहौर है और लाहौर को हम पहले ही मानचित्र में यहाँ स्थिति देख चुके हैं। इस प्रकार लाहौर को यहाँ
लगा दिया जाएगा और आपका नंबर पूरा हो जाएगा। इसका भी महत्व यही है कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। तो इस प्रकार ये एक पोर्शन है जहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित। इसके बाद अगला पोर्शन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को मानचित्र में अंकित करने के लिए आता है, उनके नाम भी लिखने के लिए आते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के अलावा इतिहास में उन स्थानों को भी पूछा जाता है जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होते हैं। उनमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं देखते हैं। उनमें जो प्रश्न आते हैं वह है, उनमें पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसको आपको लगाना है, लिखना है और मानचित्र में अंकित भी करना है। तो इसको हम देखते हैं कि कहां पर हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। वो स्थान है अमृतसर, अमृतसर जो कि पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में है। इसको हम देखते हैं कि ये घटना कब हुई थी और उससे पहले हम देखेंगे कि ये स्थान कहाँ पर है मानचित्र में। तो चलिए मानचित्र पर देखते हैं अमृतसर की स्थिति को, और जब मानचित्र में पहुंचते हैं तो अमृतसर इस स्थान पर है जहां मैं लगा रहा हूं। अपने मानचित्र में आप इसको लगा लीजिए। मैं यहाँ इसका नाम भी लिख देता हूं, अमृतसर, यहाँ लिख देता हूं। ये अमृतसर की मानचित्र में स्थिति है। तो यहाँ आप इसके उत्तर में मानचित्र में ये लगा देंगे और साथ ही साथ इसका उत्तर पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में यहाँ लिख देंगे, आपको पूरा एक नंबर मिल जाएगा। अमृतसर देखिए, ये वो समय था जब ब्रिटिश हुकूमत थी। यहाँ एक कानून पारित हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था पूरे पंजाब में, और रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। उस विरोध के दौरान एक आंदोलन की जो रूपरेखा बनी, उसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया था पूरे पंजाब में, और उसी दौरान ये घटना घटित हुई। जलियांवाला एक स्थान है, एक बाग था उस समय। ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है। 1919 में ये घटना 13 अप्रैल में घटित हुई, और वहाँ जो उस समय तत्कालीन जनरल थे, पुलिस अधीक्षक थे, वो जिनका नाम था जनरल डायर, उन्होंने वहाँ जमा भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया, और बहुत बड़ी तादाद में हजारों लोग इसमें मारे गए। इसलिए इस घटना को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, और ये भी काफ़ी इतिहास में चर्चित रहा, और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो उस स्थान के बारे में देखना है, और जहाँ पर ये आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, उस स्थान का नाम है खेड़ा, और ये खेड़ा गुजरात में है। खेड़ा नामक स्थान पर यह आंदोलन हुआ, और ये गुजरात राज्य में है। गांधी जी ने इस आंदोलन में श्रमिकों का साथ दिया, और इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। श्रमिकों की मांग थी, उनकी मजदूरी को लेकर आंदोलन चल रहा था, और उनके समर्थन में गांधी जी ने इस आंदोलन में श्रमिकों का साथ दिया था, और फलस्वरूप श्रमिकों की विजय हुई और उनको मजदूरी उचित मिलने लगी, उनकी मांग पूरी हो गई। अब देखते हैं कि ये खेड़ा मानचित्र में है कहाँ। तो गुजरात ये है पूरा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि खेड़ा यहाँ इस स्थान पर है। ये खेड़ा नामक स्थान है। मैं मानचित्र में यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखना, मानचित्र में इसकी स्थिति। और इस प्रकार अगर ये प्रश्न आता है तो यहाँ लगाकर आप अपना प्रश्न का उत्तर सही देकर, आंसर सही देकर, उसका उत्तर सही देकर उसका अंक प्राप्त कर सकती है। अगला प्रश्न आता है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून ये 1930 की घटना है, दांडी मार्च के बाद, और जैसा इसका नाम है वो स्थान समुद्र तट पर स्थित दांडी था। दांडी नामक स्थान पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। ये दांडी नामक स्थान है, और ये भी गुजरात में ही है। इसके महत्व को जाने उससे पहले हम मानचित्र में इसकी स्थिति देखते हैं कि दांडी कहाँ पर है। दांडी समुद्र तट पर है, और समुद्र का तट जहाँ है वहाँ दांडी नामक स्थान है ये, और इस स्थान पर ये दांडी नामक स्थान है। तो यहाँ अपने मानचित्र में हम दांडी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके बाद जब हमारा मानचित्र में स्थिति हमें दांडी की पता लग गई, और ये पता लग गया कि वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था वो दांडी है, स्थान का नाम पता लगा, साथ साथ मानचित्र में उसकी स्थिति पता लग गई। अब हम देखते हैं कि इसका महत्व
कि क्यों गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। देखिए, गांधी जी का जो एक आंदोलन शुरू किया था उन्होंने, वो आंदोलन वापस लेना पड़ा क्योंकि उसमें हिंसा हुई, और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, उसके बाद गांधी जी को महसूस हुआ कि एक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ और होना चाहिए। और वो आंदोलन इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी, ऐसी चीज़ें थी, ऐसे काम थे जिनके अनुसार जो आम लोग थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो गांधी जी ने 1930 में एक आंदोलन शुरू किया जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए गांधी जी ने इस स्थान को चुना, और प्रतीकात्मक रूप से, चूंकि अवज्ञा करनी थी अंग्रेजों के कानून की, तो उन्हें सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा जो कानून लगा वो लगा जो जन जन से जुड़ा हुआ था, जन जन के लिए कष्टकारी था, और वो था नमक पर बनाया हुआ कानून। अंग्रेजों ने नमक से संबंधित कानून बनाया था कि प्रत्येक व्यक्ति को नमक खरीदना था एक निश्चित मात्रा में, और उस नमक पर टैक्स दिया जाता था। नमक पर टैक्स लगा हुआ था। क्योंकि नमक प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता का बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है और हर घर में प्रयोग होता है, तो गांधी जी ने इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ने को लेकर ये आंदोलन चलाया ताकि जन जन उस आंदोलन से जुड़ सके। और इस स्थान पर नमक कानून तोड़ने से पहले गांधी जी द्वारा एक मार्च निकाला गया, एक यात्रा की गई साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक की, और दांडी नामक स्थान पर समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद समुद्र के जल को उबालकर गांधी जी ने प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया, और इसी प्रकार पर पूरे देश में ये सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह इसका ये महत्व था, और हम देखते हैं कि ये दांडी नामक स्थान है। इसको आप ध्यान रखेंगे और अपने उत्तर को सही लिख देंगे। अगला प्रश्न जो है वो आता है, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में नेतृत्व किया था। गांधी जी का इससे संबंधित कई तरह से ये प्रश्न आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि वो स्थान है कौन सा। ये स्थान बिहार में है, और बिहार में जो स्थान है उसका नाम है चंपारण। ये चंपारण नामक स्थान है, बिहार में एक जिला है ये बिहार में। गांधी जी का ये आंदोलन भारत आने के बाद पहला आंदोलन था, और यहीं से गांधी जी ने अपने आंदोलनों की शुरुआत की थी, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह है वो चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण एक स्थान का नाम है। यहाँ क्यों गांधी जी ने यह आंदोलन किया इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि दरअसल बिहार है कहाँ, बिहार में ये चंपारण है कहाँ, चंपारण नामक स्थान, क्योंकि ये लगाने को आता है और तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे जब हम मानचित्र में इसको अंकित करेंगे। नाम पता होने के बाद भी हमें पूरा नंबर तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम मानचित्र में इसको अंकित ना करें, प्रदर्शित ना करें। तो देखते हैं बिहार की स्थिति यह है, और यहाँ हम देखते हैं कि उत्तरी बिहार में ये चंपारण मौजूद है। तो हम देखते हैं कि ये चंपारण की स्थिति है, ये चंपारण है, और मैं लिख देता हूँ चंपारण यहाँ। चंपारण बिहार में है। यहीं से गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की, अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। और क्यों शुरू किया? यहाँ नील की खेती करने वाले किसान थे। अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराती थी। एक प्रथा थी तीन कठिया प्रथा, यानी उनकी कुल खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती करना जरूरी था, और उस नील की खेती करने के बाद जो नील उत्पादित होता था उसकी आवश्यकता अंग्रेजों को थी, क्योंकि जो इंग्लैंड में सूती मिल थे वहाँ कपड़े को रंगने के लिए उस नील की आवश्यकता थी, और यहाँ से उसकी आपूर्ति होती थी। तो इसको लेकर किसानों और अंग्रेजों के बीच में तनाव हुआ, और उस वजह से किसानों ने सत्याग्रह किया। लेकिन उनके सत्याग्रह को तब तक कोई महत्व नहीं मिल पा सकता था जब तक कि कोई बड़ी शख्सियत उसको नेतृत्व प्रदान न करे। ऐसी ही आवश्यकता महसूस करते हुए बिहार के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से आग्रह किया, और गांधी जी से आग्रह करने के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन में अपना नेतृत्व प्रदान किया, और गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का परिणाम ये हुआ कि किसानों की मांग मानी गई और वो सफल हुए। इस प्रकार सबसे पहला आंदोलन गांधी जी का ये माना जाता है दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की बात। तो हमने देखा इसके महत्व को, और साथ साथ हमने इसका नाम भी देख लिया जो बिहार में है, और इसकी स्थिति मानचित्र में देखी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें से भी कई तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, तो बिल्कुल यही इसका आंसर है। वह स्थान चंपारण था। ये चंपारण ही
इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर इस प्रकार पूछा जाए तो यहाँ मानचित्र में तो आपको स्थिति पता ही है, और इस तरह इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि वह स्थान जहाँ 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जो दांडी नामक स्थान है वो स्थान दांडी है। उस स्थान के बारे में पूछा है कि जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई, तो वो स्थान हमने अभी चर्चा की थी। वो स्थान है दांडी, समुद्र के किनारे है दांडी नामक स्थान, और ये गुजरात में है। गुजरात नामक राज्य में ये समुद्र के किनारे है। अभी हमने चर्चा की यहीं से गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर, उसका प्रतीकात्मक तोड़कर उसको ये आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि 1930 में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि दांडी नामक स्थान पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और दांडी नामक स्थान मानचित्र में इस स्थान पर है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने मानचित्र में अंकित करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि वह स्थान जहाँ घटित घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का जो आंदोलन था, जो 1920 में शुरू किया था असहयोग आंदोलन, वो चल रहा था अनवरत, लेकिन एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण से गांधी जी द्वारा वो आंदोलन वापस लिया जाता है। क्योंकि गांधी जी का जो आंदोलन का आधार था, उनकी पूरे जीवन शैली थी, वो दो सिद्धांतों पर आधारित थी, सत्य और अहिंसा। उनके द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए उन आंदोलनों को अहिंसक रखा गया, और उनका ये मानना था कि अगर आंदोलन में हिंसा होती है तो फिर हमारा जो साध्य है वो पवित्र नहीं रहता है। उनका मानना था कि अगर हमें किसी साध्य को प्राप्त करना है तो उसका साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। इसलिए गांधी जी किसी भी हिंसा को आंदोलन के दौरान बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जो हिंसक थी, और उसी हिंसक घटना के कारण से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। तो देखते हैं कौन सा स्थान था वो स्थान था चौरा चौरी नामक स्थान। चौरा चौरी ये उत्तर प्रदेश में है और गोरखपुर जिले में। तो ये स्थान है चौरा चौरी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। अब ये जब हमें पता लग गया, तब हम देखते हैं कि चौरा चौरी आखिर है कहाँ। मानचित्र में इसकी स्थिति को देखते हैं। तो मानचित्र में चलते हैं उत्तर प्रदेश में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, और गोरखपुर जिले के में ही स्थित है चौरा चौरी स्थान। और ये स्थिति मानचित्र में चौरा चौरी की है। यहाँ पर हम ये चौरा चौरी लिख देंगे, ये लिखा यहाँ, इसको आप अभ्यास करिए। चौरा चौरी, ये चौरा चौरी नामक स्थान है, यहाँ पर ये स्थिति है। इसको आप मानचित्र में लगाकर अभ्यास करेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने देख ली, और उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ ये राजधानी है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है, मैं लिख देता हूँ, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और मानचित्र में लखनऊ कहाँ है? लखनऊ की स्थिति ये लखनऊ। यहाँ आप अपने मानचित्र में इसको अंकित कर लेंगे। ठीक है। अगला आता है वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वो शहीद हुए अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में। अंग्रेज अफसर थे नाट बाबर, उनके साथ इनकी मुठभेड़ हुई, और जो मुठभेड़ हुई उस स्थान का विशेष महत्व, और उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क। और अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, जिसका नाम आज प्रयागराज है। तो हम यहाँ लिखते हैं इलाहाबाद। मैं यहाँ उस स्थान का भी नाम लिख देता हूँ, अल्फ्रेड पार्क, क्योंकि कई बार इस तरह भी पूछ लिया जाता है। अल्फ्रेड पार्क ये इलाहाबाद, ये इलाहाबाद में स्थित है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल इलाहाबाद मानचित्र में है कहाँ। तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की स्थिति यहाँ है। ये स्थिति है इलाहाबाद, इस स्थान पर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इलाहाबाद। इसी को आज प्रयागराज कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रयागराज। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। इस रूप में इस प्रश्न का उत्तर ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आता है वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर के बारे में पूछा जाता है। विश्व प्रसिद्ध है, सिखों का धार्मिक स्थल है, और ये स्थल है अमृतसर में। देखिए यहाँ हमने अमृतसर लगाया हुआ है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अमृतसर। इसको ध्यान रखना है कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है।
बहुतायत। लगभग प्रतिवर्ष ये प्रश्न आता है, इसको विशेष ध्यान रखें। अक्सर इस पर पूछा जाता है, हर साल लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका नाम याद रखिए अमृतसर, और उसकी मानचित्र में स्थिति यहाँ पर है, ये पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन के बारे में जानते हैं कि आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू का पैतृक निवास था, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये भी इलाहाबाद में था। इलाहाबाद हमने यहाँ अंकित कर दिया, और जिसे कि आज प्रयागराज कहते हैं, तो इसको भी हम लिख देते हैं, ये भी इलाहाबाद में है आनंद भवन। तो इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। मानचित्र में स्थिति आपने देख ली कि कहाँ पर है इलाहाबाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यानी पहला अधिवेशन हुआ। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, यानी किस स्थान पर लोग एकत्र हुए, अधिवेशन किया, और तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद डाली। उस स्थान को हमें बताना है, तो उस स्थान का नाम है मुंबई। उस समय इसको बम्बई कहते थे, तो हम बम्बई लिख देंगे, बम्बई में स्थान था जिसको कि आज मुंबई कहा जाता है। अब इसके बाद जब ये जानने के बाद हम देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसी स्थापना के दौरान पहला अधिवेशन हुआ, वो था बम्बई यानी मुंबई में। इसका स्थान देखेंगे मानचित्र में कहाँ पर है, तो मानचित्र में देखें तो ये बम्बई या मुंबई आज महाराष्ट्र की राजधानी भी है, और महाराष्ट्र में ही ये स्थित है। तो यहाँ ये मुंबई है, ये समुद्र के किनारे है, द्वीप पर है, तो यहाँ मुंबई लिख देंगे। ये इसको ध्यान रखिए, ये मुंबई है यानी बम्बई। इसको अपने मानचित्र में इस स्थान पर अंकित करके आप पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। देखिए, आज जो देश की राजधानी है वो नई दिल्ली है, लेकिन नई दिल्ली सदैव से देश की राजधानी नहीं थी। नई दिल्ली को अंग्रेजों ने राजधानी बनाया सन 1911 में। सन 1911 में यहाँ एक आयोजन हुआ, और जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटेन के सम्राट थे, वो यहाँ आए, उनके सम्मान में आयोजन हुआ, और यहाँ उस आयोजन का कारण ही ये था कि राजधानी की घोषणा की जाए, राजधानी परिवर्तित करने की घोषणा की जाए, और वो उनके द्वारा की गई। नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया, लेकिन 1911 से पहले राजधानी कहाँ थी ये हमें बताना है। इसी तरह से पूछा है कि अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी, तो नई दिल्ली से पहले अंग्रेजों की जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता। नई दिल्ली से पहले अंग्रेजों की राजधानी यानी देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जिसको कि आज हम कोलकाता कहते हैं। कोलकाता, आज इसका नाम कोलकाता है। ये कलकत्ता में अंग्रेजों ने सबसे पहली बार अपनी राजधानी बनाई, जिसको कि बाद में स्थानांतरित कर दिया गया नई दिल्ली, और 1911 से ये राजधानी नई दिल्ली में आ गई। इससे संबंधित ये सवाल पूछा है। अब ये जानकारी होने के बाद हम देखते हैं कि कोलकाता या कलकत्ता की मानचित्र में स्थिति क्या है। तो यहाँ ये स्थान पर, इस स्थान पर कोलकाता है, जिसे कि हम पहले कलकत्ता कहते थे। कलकत्ता, ये कलकत्ता है जो कि वर्तमान में कोलकाता कहलाता है। तो ये अंग्रेजों की पहली राजधानी थी, और इसके बाद जो दूसरी राजधानी बनाई वो आज तक बरकरार है, यानी नई दिल्ली। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद स्वाधीन भारत ने भी अपनी राजधानी को नई दिल्ली ही रखा। तो ये कक्षा 10 इतिहास की पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो मानचित्र के प्रश्न थे उनका हमने अभ्यास किया, जिसमें एक भाग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को हमने उनके नाम भी जाने, और साथ साथ मानचित्र में वो कहाँ है, उनकी स्थिति कहाँ है ये भी जानी। क्योंकि आधा नंबर नाम लिखने के लिए आता है और आधे नंबर मानचित्र में अंकित करने का होता है। इस प्रकार दोनों को जोड़कर, दोनों को सही करके आप मानचित्र से संबंधित एक प्रश्न का पूरा उत्तर देकर पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभ्यास था हमारा, इसको देखा। आगे इसी तरह के और मानचित्र के वीडियो के साथ आगे उपस्थित रहेंगे। तब तक इसका अभ्यास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।